नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। दोस्तों, संविधान से रिलेटेड बहुत सारे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जिसको हम लोग आज देखेंगे कि किस किस टॉपिक से किस किस टाइप से प्रश्न आते हैं आपके। तो सबसे पहले हम लोग भारत का संविधान पढ़ने से पहले जाने कि संविधान क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि संविधान क्या होता है। नियम उपनियमों का संग्रह होता है या समूह होता है, जिसका उपयोग सरकारें या शासन करने के लिए चलाया जाता है, उपयोग किया जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन इसमें किसका क्या होता है, नियम उपनियम, नियम प्लस उपनियम। यह नियम और उपनियम का संग्रह होता है, जिसका उपयोग राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपना शासन चलाने के लिए करती है। सिंपल डेफिनेशन। जब हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान का विकास की बात करें, तो उसमें बहुत सारे नियम अधिनियम इंक्लूडेड है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हुए आगे बढ़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कंपनी अपना शासन करने आई थी तो इससे पहले उसके पास कोई लिखित संविधान नहीं था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, सबसे पहले इसमें उसने अपना प्रथम लिखित संविधान बनाया। प्रथम क्या किया हुआ था उन्होंने, लिखित संविधान और संसदीय प्रणाली। लिखित संविधान और संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग और विशेषता की बात हम लोग करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, यहाँ पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत बना है, यह पूछा जाता है। तो वह है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या हुआ है आपका 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ठीक है। तो जब स्थापना हुई, कोर्ट की स्थापना जब हुई, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश आएगा। तो मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके एलिजा एम्पे। ये सर एलिजा एम्पे करके आपके इम्पोर्टेंट क्या बोलना चाहिए व्यक्ति थे, जिनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तीनों क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, किस सन में हुआ, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये पूछा जाता है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट की हम लोग जब बात करें, तो इससे पहले हमारे पास हम लोग प्रेसिडेंसियों की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश जब यहाँ पर शासन करने आए, व्यापार करने आए, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसियाँ कार्यरत थी उनकी। पहला था कलकत्ता, दूसरा था मुंबई और तीसरा था मद्रास। ठीक है। तीनों जगह गवर्नर थे और अपना शासन चलाते थे। लेकिन जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो जो 2 प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, किसको, मद्रास और मुंबई को। मुंबई और मद्रास को क्या कर दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है। और इसके लिए जब उसको अधीन किया गया, तो तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर होते थे। तो जब उनको अधीन किया गया, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल की क्या किया गया, एक नया पोस्ट सृजन किया गया। इसका गवर्नर जनरल, ये था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एक नया पोस्ट सृजित किया गया और गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को प्रथम क्या बोलना चाहिए, प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो एक्चुअल में वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, वो कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल था,
तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इस तरीके से हम लोग जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इतने में कवर आ जाता है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से ही आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह जो एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो इससे पहले जितने भी एक्ट आए हैं या इसके पहले जो भी करंट आया है, ठीक है, उसको संयोजन करने के लिए, उसकी कमियों की या त्रुटियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वह 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। जो भी छोटे मोटे मतलब जो भी क्या बोलना चाहिए रूल्स रेगुलेशन जो छूट गए थे उसको दूर करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको एक्सचेंज करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आपको डेट याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट है आपका 1784। जब हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आपका, सबसे पहले आता है द्वैध शासन। अब यहाँ पर द्वैध शासन कहने का मतलब यह होता है कि शासन में किसी दूसरे का हस्तक्षेप। तो जो हमारे पास जो जब द्वैध शासन की यहाँ पर अस्तित्व आया, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो आपको याद होना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यह एक्ट लागू किया गया तब तत्कालीन जो ब्रिटिश थे, पीएम थे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे सर विलियम पिट। तो इसलिए यह एक्ट हमारा क्या कहलाता है? पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है। और यहाँ पर हमको द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन कहने का मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो जो शासन था दो भागों में डिवाइड हो गया। एक को राजनीतिक हस्तक्षेप, एक को राजनीतिक जो क्षेत्र थे उसके बागडोर संभाली डोर दे दिया गया, दूसरे को व्यापारिक क्षेत्र का बागडोर दे दिया गया। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों से थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो क्या थे? राजनीतिक मामलों से संबंधित रिलेटेड थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें से और क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जितने भी हमारे पास भारत के जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, जहाँ जहाँ पर उन्होंने व्यापार करने के लिए अपना क्षेत्र बढ़ाया हुआ था, तो उतने जितने भी क्षेत्र में उन्होंने व्यापार के लिए अपना क्या किया हुआ था, क्षेत्र बढ़ाया हुआ था, उसको बोलते थे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैध शासन, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपका 1781 आपको पता हुआ है, ठीक है। लेकिन 1784 की हम लोग जब बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 की पिट इंडिया एक्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें द्वैध शासन आपको होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसी तरीके से ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाया गया। तो क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है कि इस एक्ट के तहत इंडिया के जो क्षेत्र थे उसको इंडिया में जो व्यापार क्षेत्र थे ब्रिटिश के, उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका चार्टर अधिनियम 1813। यह इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि जब इससे पहले हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1884 पढ़ा, उसके पश्चात हमारा ये आ जाता है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में प्रमुख प्रावधान इसके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखा जाता है कि जो ईसाई धर्म के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर क्या गया, प्रवेश हो गया। चार्टर अधिनियम 1813 की हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि ईसाई मिशनरियों का क्या हो गया, भारत में प्रवेश हो गया कि लोग अपना धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आने लगे। इसके पश्चात जब हम लोग बात करें 1813 की बात करें तो जो व्यापारिक जो क्षेत्र थे ब्रिटिशों के लिए जो व्यापार क्षेत्र थे उसके एकाधिकार थे, उनको 20 वर्षों के लिए तो दे दिया गया, लेकिन पूर्णतः जो एकाधिकार था कि हम ही लोग शासन करेंगे कि तुम ही लोग करोगे, इसको उन्होंने समाप्त कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, जो
भारत में जो व्यापार के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया कहने का मतलब होता है कि उसमें जो अलग कंपनियां थी, या क्या बोलना चाहिए, जो हमारे पास जो क्या थे, ब्रिटिश के जो कंट्रोलर थे व्यापार करने के लिए कि हम ही व्यापार करेंगे, ये सब नहीं होने लगा। ठीक है, तो भारत में एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और ईसाई मिशनरियों का प्रवेश जो हमने जो बताया है। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है आपका शिक्षा। शिक्षा के लिए, भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का हमारे पास क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, देश की इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 की बात करते हैं। तो 1833 का चार्टर अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत का जो गवर्नर था, जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, हमने देखा हुआ है कि जो 1773 था, जिसमें तीन प्रेसिडेंसियों को मिलाकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास किसके हो गए, कलकत्ता के अधीन हो गए। तो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को 1833 में क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बैटिंग। विलियम बैटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम में इम्पोर्टेंट चीज यह है कि हमने जो पिछले अधिनियम 1833 में क्या किया गया था, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। लेकिन उसमें क्या बचा था, एक यहाँ पर जो चीन और चाय के साथ जो व्यापार थे कंपनी के, किसके, कंपनी के, उसको उसमें समाप्त नहीं किया गया था कि वो कंटिन्यूसली उसके साथ व्यापार करते थे। लेकिन जब 1833 की हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट की, तो उसमें क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कि आप चीन के साथ भी नहीं कर सकते, न चाय के एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ आप क्या नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज ये था कि दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया गया। जो उस समय तो दास प्रथा जो प्रचलित थी, उसको अंग्रेजों ने क्या किया, उसको गैर कानूनी घोषित किया गया और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज दास प्रथा को भी क्या बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है चार्टर अधिनियम 1853। जब चार्टर अधिनियम हम लोग 1853 की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है आपका, चार्टर अधिनियम 1833 में पॉइंट छूट गया आपका, विधि सदस्य। इससे पहले हम लोग जब क्या बोलना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गवर्नर जनरल होता था, कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल होता था, उसके परिषद होते थे। परिषद में 4 सदस्य, उसके परिषद में 4 सदस्य होते थे। चार सदस्य होते थे। लेकिन जब हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया या पिट इंडिया एक्ट आया, तो पिट इंडिया एक्ट में उस सदस्य को क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। सदस्य जो 4 सदस्य थे उसको 3 कर दिया गया। लेकिन जब अब ये 3 ही चलते आ रहा है, लेकिन जब हमारे पास जो चार्टर नियम 1833 आता है, चार्टर नियम 1833 क्या बोलता है, एक विधि सदस्य के रूप में जो गवर्नर जनरल की जो मंत्री परिषद होती थी, उसमें एक विधि सदस्य और आ गया। तो इनकी सदस्य फिर से क्या हो गई, 4 हो गई। रेगुलेटिंग एक्ट में 4 था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट इंडिया एक्ट में वहाँ पिट इंडिया एक्ट में वहाँ 3 हो गया। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 33 के बाद 13 में वो फिर से वो क्या हो गया, 33 तक 3 था, 13 तक 3 था, 33 में 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 की, चार्टर अधिनियम 1853 का आता है कि जो सिविल सेवक थे, जो सिविल सेवकों की जो भर्ती होती थी वह क्या होती थी, ब्रिटेन में होती थी। ब्रिटेन वासियों को उसमें हम लोग क्या देते थे, प्राथमिकता देते थे। लेकिन चार्टर अधिनियम 1853 में ये कहता है कि जो भारतीय थे उनके लिए भी सिविल सेवक परीक्षा आयोजित किया जाने लगा, भारतीयों के लिए भी। ठीक है, और इसकी इस अधिनियम की और विशेषता यह थी, इसमें की विधि और प्रशासनिक क्षेत्र जो शासन के लिए जो नियम बनाए गए थे
उसमें विधि क्षेत्र को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक क्षेत्र को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, चार्टर ऑफ नियम 1853 तक कंप्लीट होता है। आगे का जो वो पार्ट्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।